और सबसे पहले खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ई टेंडरिंग लागू करने पर अड़ी हुई है। इसके विरोध में सरपंचों ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पंचकुला से चंडीगढ़ कूच किया है और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। काफी देर तक इस पर हंगामा होता रहा और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इस हंगामे की तस्वीर है, जहां पर पुलिस और इन लोगों में एक टकराव सा हुआ है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये लोग जा रहे थे। ये तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं जो ई टेंडरिंग हो रही है, जिस पर हरियाणा सरकार अड़ी है। और सरपंच जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पंचकुला से चंडीगढ़ निकल पड़े थे। यहाँ पर बहुत देर तक ये हंगामा रहा। उसके बाद पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोमवार को पंचायत मंत्री और सरपंच एसोसिएशन की बातचीत बेनतीजा रही है। इसके बाद कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि सरकार ई टेंडर के मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। पहले ई टेंडरिंग लागू करेंगे और इसमें खामियां अगर आई तो उन्हें दूर किया जाएगा। इसके बाद सरपंच एसोसिएशन ने आज पंचकुला से चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अंकुर कपूर। ये ई टेंडर दरअसल जो है वो क्या मामला है और क्यों ये सरपंच इसके खिलाफ हैं? उनको क्या डर है जो इस तरह से वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कूच कर चले हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हंगामा भी काफी हुआ है। स्थिति वहां पर अभी कैसी है अंकुर? और इतना हंगामा जो है वो है क्यों? मुख्य आपत्तियां क्या हैं? क्या डर है इनको? बिल्कुल नगमा, यहाँ हरियाणा में जो सरपंच ई टेंडरिंग को खत्म करने के लिए पूरे हरियाणा में इनकी मांग थी कि भी ई टेंडरिंग को खत्म किया जाना चाहिए और जो सरपंचों का 30,000 और पंचों का 5,000 वेतन करने की जो पेंशन सुविधा थी और अन्य मांगों को लेकर ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज हरियाणा भर से जो सरपंच हैं वो ई टेंडरिंग को खत्म करने और अन्य मांगों को लेकर जो पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में इकट्ठा हुए और इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी रणनीति तय की कि हम यहाँ से जो मुख्यमंत्री आवास है, हरियाणा की जो मुख्यमंत्री आवास गिराव है, वहाँ के लिए कूच करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच व पंच पंचकुला में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना शुरू किया। जो पंचकुला चंडीगढ़ का जो हाउसिंग बोर्ड चौक है, चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस द्वारा वहाँ पर जो डबल बैरिकेडिंग करके उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें आगे जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई। तो इसको लेकर इन्होंने चंडीगढ़ जो पंचकुला पुलिस वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की भी काफी कोशिश की। जो नवीन जैनिंद है वो भी सरपंचों के यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल भी हुए, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी वो काफी तनावपूर्ण हो गई थी एक बार, क्योंकि जो सरपंच पंच आए हुए थे उन्होंने जो चंडीगढ़ पुलिस का बैरिकेड है उसको भी तोड़ने की कोशिश की थी और जो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको हल्का बल प्रयोग यहाँ पंचकुला पुलिस द्वारा भी यहाँ पर किया गया। कई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हाथों में भी यहाँ पर लाठियां मारी गई हैं और कुछ उनके हाथों पे जो घायल भी हुए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो यहाँ पर स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। तो उसके बाद जब यहाँ पर सभी को समझाया गया तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ओएसडी भूपेश्वर, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और जो यहाँ पर जो इनका सरपंच एसोसिएशन का जो प्रतिनिधिमंडल है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी यहाँ मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन जो भूपेश्वर दलाल है, मुख्यमंत्री हरियाणा के ओएसडी हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है प्रतिनिधिमंडल ने कि जब तक यहाँ पर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ पर डटे रहेंगे और घर नहीं जाएंगे। जो फिलहाल यहाँ की इस समय स्थिति है नगमा, वो काफी तनावपूर्ण है। जी धन्यवाद आपका अंकुर इस जानकारी के लिए। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सरकार ई टेंडरिंग लागू करने पर अड़ी हुई है। सरपंचों की मांग है कि इसे वापस लिया जाए, पर सरकार का कहना है कि हम इसे लागू करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर इसकी जो कमियां होंगी, जो खामियां हैं इसमें, उसे दूर किया जाएगा। तो ये हंगामा मचा हुआ है, पंचकुला से ये खबर आ रही है। और अब 5 की बात में हमारा आज का फोकस एमईए में बीबीसी
टैक्स सर्वे का मुद्दा उठा है। खबर यह है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह मुद्दा उठाया है। हम जानते हैं कि G20 के तहत जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं अलग अलग देशों के, उनकी यहां पर नई दिल्ली में बैठक हो रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी यहां मौजूद हैं और इसी दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह मुद्दा भी उठाया है। लेकिन MEA की तरफ से यह कहा गया है कि सभी कंपनियों को नियम मानने होंगे, कायदे कानून पर अमल करना सबके लिए जरूरी है। दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में, BBC के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में पिछले महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सर्वेक्षण किया गया था। हम आपको बता दें एक ग्राफिक के जरिए भी कि 14 फरवरी से 16 फरवरी तक ये सर्वे चला था। BBC मुख्यालय पहुंची थी आयकर विभाग की टीम। मुंबई और दिल्ली दोनों ही के हेडक्वार्टर पे सर्वे हुआ था। सभी कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप जब्त किए गए थे। सर्वे होने तक कर्मचारियों को बाहर जाने से रोका गया था। सर्वे खत्म होने तक दफ्तर सील किया गया और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सर्वे की बात जो है वो कही गई है। तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और शायद उस डॉक्यूमेंट्री की भी बात की है जिसको लेकर भारतीय डायस्पोरा UK में जो है भारतीय मूल के लोग, उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने। Amongst the Indian diaspora community in the UK and here in India. Of course, the BBC is an independent organisation. It's separate from government. And I have found that I still enjoy a very, very strong professional relationship with Dr. Jaishankar. I'm enjoying a fantastic hospitality here in Delhi. So I think the relationship between the UK and India is as strong as ever. It's growing stronger by the day. And I'm very much looking, whilst I'm here in Delhi, to build on what is already a good bilateral relationship. तो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं और ये दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं और वो यहाँ पर नई दिल्ली में उनकी जो मेहमान नवाजी हो रही है उससे वो बहुत ही संतुष्ट हैं। तो लगातार ब्रिटेन और भारत की बढ़ती हुई दोस्ती और गाढ़े होते रिश्ते की बात उन्होंने की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है कि यहाँ पे जो BBC में सर्वे किया गया है वो वाला मुद्दा भी उठाया है ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने। वैसे आज ही ये भी खबर आई है कि सरकार ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर भी कार्रवाई की है। CPR 1973 में बना हुआ एक थिंक टैंक है जो सरकारी मंत्रालयों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर नीतियों पर काम करता रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FRCA लाइसेंस 180 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। बीते साल सितंबर में CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का आयकर सर्वे हुआ था। सरकार ने उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। FRCA लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि CPR कोई विदेशी अनुदान नहीं ले सकता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का बयान आया है। इस संस्था का कहना है कि वो सारे नियमों पर अमल करती रही है। उसने आयकर सर्वे के बाद लगातार जांच में सहयोग किया है। उसके खातों का नियमित ऑडिट होता रहा है। उसने उम्मीद जताई है कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर दो मेहमान। प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं जो BJP नेता हैं और जावेद अंसारी हैं वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। जावेद, ये जो BBC में पर सर्वे किया गया था और अब आप देख रहे हैं कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी सर्वे हुआ है एक इनकम टैक्स के जरिए, तो इसमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी FRCA का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यानी कि कोई भी वो जो विदेशी अनुदान है, फॉरेन ग्रांट है, वो नहीं ले सकते हैं। तो चाहे वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हो, चाहे वो BBC हो, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो सर्वेज एक के बाद एक किए जा रहे हैं उनसे इनके कामकाज में बाधा पड़ती है, इनके काम करने की आज़ादी में, या ये ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं वो आए सतह पर और उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए? देखिए, कानून के ऊपर तो कोई भी नहीं है। चाहे जो भी संस्था भारत में काम कर रही है, जैसे
भारतीय कंपनियां और विदेशों में काम करती हैं तो वहाँ के उन मुल्कों के कानून और कायदों का पालन करना पड़ता है। वैसे ही जो भी विदेशी संस्था भारत में काम कर रही है उनको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, उससे परे कोई नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि ये जैसे खास तौर पे बीबीसी की बात करें तो बीबीसी ने एक स्टोरी की तो जिसपे एक विवाद हुआ और उसके ही चंद हफ्तों बाद ये उन पे इनकम टैक्स का सर्वे हो जाता है। तो ये देखिए, इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आप सही काम करें, आपको दिखना भी चाहिए कि आप सही काम करें। और जो पब्लिक में इंप्रेशन है वो यही है कि अगर आप आलोचना करेंगे तो फिर आप तैयार रहिए कि आपकी बाहें ऐंठी जाएंगी। जी गोवर्धन दास, ये संकेत बहुत साफ है अब कि अगर आप किसी भी तरह की आलोचना करते हैं सरकार की तो तैयार रहें कि रेड होगा आपके ऊपर या तमाम तरह के कानूनी दांव पेच में आप घिरेंगे, जैसा कि इस मामले में भी देखा गया है। तो ये एक पब्लिक इमेज, ये एक धारणा बन रही है। ये एक्चुअली ये नैरेटिव बनाने का कोई जरूरी नहीं है। दोज हु आर एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया दे मस्ट ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। तो इसके बाद जो एनी सर्वे कुछ भी किया जाता है, सभी लोगों को कानून मानना जरूरी है। पर क्या लगता है कि अब तक ये कानून नहीं मांग रहे थे जब फंक्शन कर रही थी सीपीआर या बीबीसी? क्या ये सब कानून का कानून नहीं मांग रहे थे? इनको जो सर्वे किया जा रहा है सर्वे कर जाना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉरेन मीडिया हो और द इंडियन मीडिया हो और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, टुडे और टुमारो है तो करना ही पड़ेगा। ये कर रहा है, ये द रेगुलरिटी। इसके जो दो चीज को इकट्ठा ये जोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। तो ये दो certain media, of course, like BBC is a very biased media. In fact, if I can quote the Lord Ranger, what he is saying is, if Pakistani origin staffs are behind this nonsense, what the BBC is doing the nonsense, so basically इंडिया में बैठ के ये नॉनसेंस करे जाएगा और उसके अगेंस्ट में क्या कहता है वो नॉनसेंस आप किस चीज को एक सेकंड प्रोफेसर गोवर्धन दास, आप किस चीज को नॉनसेंस बोल रहे हैं? जी जावेद जी नगमा, ये गोवर्धन दास जी बीबीसी को नॉनसेंस और बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बीबीसी का उदाहरण दिया था और उसकी सराहना की थी और शाबाशी दी थी कि ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर खबर किसी के पास नहीं होती है तो खबर की अगर तस्दीक करनी हो तो हर आदमी बीबीसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो या तो प्रधानमंत्री जी गुमराह हो गए थे या ये गोवर्धन जी ये अपने प्रधानमंत्री से गोवर्धन दास जी, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, वापस आऊंगी मैं आपके पास जवाब के लिए। हमारे साथ मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ी हैं, उनके पास इस मामले से जुड़ी ताजा जानकारी है। कादम्बिनी, ये मामला उठाया है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने, एमईए का जवाब भी आया है, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ है इसमें? और देखिए नगमा, सबसे पहले तो साफ कर दूं कि एमईए का जवाब नहीं आया है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया है कि जेम्स क्लेवर्ली, जो कि विदेश मंत्री हैं यूके के, उन्होंने जो द्विपक्षीय वार्ता आज हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, उसमें उन्होंने बीबीसी पर जो सर्वे हुआ है उसका मामला उठाया है। आपको पता है कि सर्वे जो है वो दिन रात चला था और करीब 3 दिन तक होता रहा था। उसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए, विपक्ष ने भी सवाल पूछे और यहाँ तक कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर भी सवाल उठे, वहाँ पर लंदन में। और यहाँ पर भी जब हमने जानकारी ली तो कहा गया कि इस पर कड़ी नज़र रखे हुए तो ये मामला कहीं ना कहीं उठना ही था। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में बात की एस जयशंकर से, लेकिन उनको बहुत ही खरा जवाब दिया गया कि पूरी तरह से उनको ये बोला गया कि जो कानून है यहाँ के, जो भी संस्थाएं यहाँ पर काम करती हैं, जो भी कोई भी कंपनी हो या कोई भी और इंस्टीट्यूशन हो, जो भी जिस कंट्री में काम करता है या भारत में काम करता है, तो वहाँ के रूल्स के हिसाब से ही उसे काम करना होगा। तो ये चीज़ बहुत साफ कर दी गई है। और हमने देखा है कि ओवर द पीरियड अगर आप पूछें तो यही कहा गया है कि कानून के हिसाब से हम देख रहे हैं वहाँ पर क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। और ये सर्वे बताया गया, बार बार कहा गया कि ये सर्वे है। तो ये चीज़ लेकिन बहुत साफ कर दी गई है। और ये साफ बात है कि हाईएस्ट लेवल पर ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर हाईएस्ट लेवल पर सवाल पूछा जा रहा है और सवाल का ये जवाब दिया जा रहा है तो बहुत साफ है कि यहाँ पर हुआ क्या है। वैसे मैं एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ये भी बता दूं कि नीरव मोदी पर जब सवाल पूछा गया जेम्स
टेवरली से, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर कोर्ट अपना काम कर रही है, वहाँ के कानून ने अपने हिसाब से काम किया है। तो ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जहाँ पर भी होंगे उस देश के कानून के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन क्योंकि बीबीसी एक इतनी बड़ी संस्था है, एक इंडिपेंडेंट वॉइस माना जाता है, वहाँ पर जब इस तरह का सर्वे होता है तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्योंकि यूके बेस्ड है और वहाँ टैक्स पेयर्स मनी से भी चलता है, तो वहाँ के जो मंत्री हैं यहाँ पर आ रहे हैं सवाल पूछना, तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह से ये बात उठाएंगे। और ये जवाब जो उनको मिला है वो सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कहा गया है कि देश के कानून के हिसाब से यहाँ जो भी कंपनी आएगी उसको चलना पड़ेगा। एमईए का ये कोई फॉर्मल, कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये एमईए के द्वारा कहा गया या जवाब उन्हें दिया गया कि जो कानून है उसे मानना होगा। धन्यवाद आपका कादम्बिनी इस बात को साफ करने के लिए। और साथ साथ जैसा कादम्बिनी बता रही है, हमने सुना ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को भी कि वो ये बता रहे हैं कि इससे भारत और यूके के रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें ये सवाल उठाना था, उन्होंने उठाया, लेकिन जो उन्होंने बाहर आके बात की है उसमें ये कहा है कि कैसे भारत और यूके के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं दिनों दिन। तो वापस जाना चाहेंगे जावेद अंसारी और प्रोफेसर गोवर्धन दास हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर गोवर्धन दास, आप जवाब देना चाह रहे थे जावेद अंसारी की बातों का, जब उन्होंने कहा कि बीबीसी को आपने कहा कि नॉनसेंस या बायस्ड है, तो उन्होंने बताया कैसे प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि विश्वसनीय है बहुत और लोग जो है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी को हमेशा से मानते आए हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 17 जनवरी को? अरे सुनिए, हाँ, अरे सुनिए, तो हाँ, मैं कह रहा हूँ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जो कुछ क्रेडिट देता है, तो ऑफ कोर्स तो कोई जो संस्था है, न्यूज एजेंसी है, तो 100% तो ये बायस नहीं करता है। इफ आई गो टू 2018 साल का बीएमजी रिसर्च रिपोर्ट में बीबीसी का 63% रिपोर्ट जो बायस होता है, 37 जो नॉन बायस होता है। ये कहां से आया सर? परसेंटेज कहां से निकाला आपने? अरे आप देखिए 2018 का ये बीएमजी रिसर्च रिपोर्ट इंग्लैंड का संस्था का है, आप देखिएगा 68 and 37 वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, जाके देखिएगा। बीबीसी एक्चुअली इज अ वेरी बायस्ड in some cases, actually in some other cases they are not really biased. So prime minister ka he has all rights to praise the biased reports. However, we all condemn the biased reports. But who decides कि कौन सा biased है, कौन सा नहीं biased है? उनके हिसाब से भी non biased हो सकता है। आपको biased और non biased गिना दूं? आपको क्या कहता है जिमी मैग्रो में 2007 में क्या बोला है? The BBC is the most racist institution in the England. Okay. 2006 में University of Leeds says the BBC institution is homophobic. The आपका bias reporting against Israeli-Palestinian conflict. The Hutton inquiry, it says the criticized for the bias. गोवर्धन दास जी, वो bias हो, American bias, गोवर्धन दास जी, मेरा सवाल कुछ और है। ये प्रो मुस्लिम बायस, आप जाएंगे तो इंटरनेट पे जाएंगे तो 100। लेकिन एक मिनट गोवर्धन दास जी, क्या आप कह रहे हैं? गोवर्धन दास जी सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं 100 गिना दूंगा। थैंक यू सर। सुना मैंने, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या अगर वो बायस है, क्या इसलिए सर्वे हुआ है या कि फाइनेंशियल अनियमितताएं हैं इसलिए? मैंने पहले भी आपको क्लियर किया, फाइनेंशियल जो व्हाटएवर तो फिर यह बायस होना तो इसमें कोई उनको मानना पड़ेगा कि इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर वो बायस है या बायस नहीं है, ये तो गिनाने का फायदा नहीं है। एग्जैक्टली तो आप इसके साथ क्यों ये नहीं, मैं नहीं कर रही। हमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब ये 17 जनवरी को बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की और उसके बाद 14 फरवरी को दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आईटी का सर्वे हुआ, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसमें कनेक्शन जोड़ा जा रहा है? इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट इज क्या कहता है, इंडिया का कोई संस्था हो, बाहर का कोई संस्था हो, आज और कल दे हैव टू डू इट, इनको करना ही है। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, द इंडियन लॉ एनफोर्समेंट दे हैव टू डू इट। इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये फालतू में रिलेशन बना के फायदा क्या है? ठीक है, पर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर आके ये मुद्दा उठाते हैं, तो होना ही था, सवाल पूछना उनका काम है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया होगा, शायद ये मुद्दा उठाया, वहां पर चिंता है कि बीबीसी के ऊपर यहाँ पर शायद इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा है। देश में पॉलिटिक्स चलाना है, उनको तो ये मुद्दा उठाना ही है। जी बिल्कुल। तो लेकिन इससे भारत और यूके के रिश्ते जो हैं, इस पर हालांकि भारतीय डायस्पोरा जो वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने काफी विरोध किया इसका जगह जगह पर इंग्लैंड में, लेकिन
उससे भारत और यूके के जो रिश्ते हैं उस पर आपको लगता है कि किस तरह का कोई प्रभाव पड़ता दिखता है? भारत और ब्रिटेन का रिश्ता मजबूत हो जा रहा है, इसके कोई संदेह नहीं है। ये और मजबूत होगा, ये मजबूत हो रहा है, होते रहा और होएगा। सो वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर हु कैन ब्रिंग द थिंग्स ऑल टुगेदर। होल वर्ल्ड उनके साथ में है, आप चिंता मत कीजिएगा। जिन लोगों को नैरेटिव बनाना है वो बनाने दीजिए। जी, कह रहे हैं कुछ लोग नैरेटिव बना रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि बीबीसी अगर भारत में फंक्शन करती है तो भारत के कानून को, सही बात है, भारत के कानून को मानना ही होगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। धन्यवाद आपका गोवर्धन दास हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इस मुद्दे को उठाया है और सूत्रों के हवाले से ही ये बताया जा रहा है कि उनको ये जवाब मिला है कि जो भी भारत में काम करता है उसे यहाँ के कानून को मानना होगा। और इसे एक सर्वे बताया गया है जो कि बीबीसी के दफ्तर पर किया गया। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। अतीक अहमद अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अतीक अहमद को फर्जी एनकाउंटर का डर सता रहा है। ये अतीक अहमद की तरफ से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अहमदाबाद जेल से यूपी जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। ऐसा डर है कि अगर यूपी की जेल में ट्रांसफर किया गया तो रास्ते में कुछ गड़बड़ ना हो, यह आशंका है। कहा कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। अगर उन्हें यूपी भी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए। ये एक अपील डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये डर लगातार बना हुआ है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। ये उमेश पाल हत्या का मामला है जिस आरोप है अतीक अहमद पर, और आज वहीं पर एक बुलडोज़र से घर भी गिराया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज ही कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि विकास दुबे की तरह अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं होगी। मैंने गाड़ी पलटने की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है। और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या, पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है। तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो क्या मतलब है इसका? साफ तौर पर यह धमकी है और इसी के लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पूर्व सांसद अतीक अहमद। और अतीक अहमद के करीबी जो हैं, जो भी लोग, उनके ऊपर एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। आरोप है कि प्रयागराज के चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर रुके थे। घर खाली करने के दौरान घर से हथियार और तलवार भी मिली है। हत्याकांड में शामिल जो आरोपी थे, जिनके लिए योगी सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनके पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उसी इस कार्रवाई का पहला नतीजा अभी जो है बुलडोजर चलने का, वो ये मोहम्मद जफर अहमद का घर है, जिसे पीटीए ने अवैध निर्माण बताया। और इसी घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, क्योंकि अतीक की संपत्तियों पर पहले ही बाबा का बुलडोजर चल चुका है, लिहाजा उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो उनका पूरा परिवार यही रहता था। हत्याकांड के बाद
जो शूटर्स थे वो उस रात यही इसी घर में शरण लिए हुए थे। वैसे भी अतीक का पूरा परिवार, उनके बेटे असद जो हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी यही रहते थे। तो इस तरीके से आज ये योगी सरकार की बड़ी सख्त कार्रवाई जो हो रही है, आप देख सकते हैं कि योगी सरकार बुलडोजर पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है। आप देखिए पहले भी इस तरीके से बुलडोजर की कई कार्रवाइयां हुई हैं। और जैसे कि मैं आपको याद दिला दें कि करेली में जुमे की नमाज को लेकर जावेद मोहम्मद साजिश करता थे, उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और जिसको लेकर काफी बातें चर्चा में आई थी। अब उसके बाद से अब ये पिछले साल जून के बाद से अब ये प्रयागराज में ये बड़ी कार्रवाई है अपराधियों की नकेल कसने के लिए। जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है प्रयागराज में, चकिया इलाका है ये, यहीं से नजदीकी अतीक का घर भी है और जफर के घर में अतीक का पूरा परिवार रहता था। प्रयागराज से नितिन गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो कौन है जफर अहमद, क्या है अतीक से कनेक्शन, जानकारी दे रहे हैं सौरभ शुक्ला। कौन है जफर अहमद जिसके घर पर प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर चला रहा है? जफर अहमद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेहद करीबी है। उसे अतीक अहमद का दायां हाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा जफर अहमद के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इसमें लूटपाट से लेकर के धमकाने की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं 2021 से जफर अहमद के जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, उसी घर पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बच्चे रह रहे थे। 2021 से ही पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, जिसमें राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसके दोनों सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी गई। इस पूरे हत्याकांड में जफर अहमद के घर पर ही प्लानिंग हुई थी। शूटआउट को अंजाम देने के बाद शूटर जफर अहमद के घर पर ही आके रुके थे। जफर अहमद के पास काफी पैसा भी बताया जाता है। इसके अलावा जफर अहमद शाइस्ता परवीन के रिश्ते में भी आता है और जफर अहमद पर यह भी आरोप है कि वो अतीक अहमद को फंडिंग कर रहा था। अतीक अहमद का घर जब बुलडोजर से रौंद दिया गया 2020 और 2021 में, तब शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ यहीं रहने लग गई। जफर अहमद इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग में भी शामिल था। उसकी आंखों के सामने ही सारी प्लानिंग हुई। इस वक्त जफर अहमद फरार चल रहा है और प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि जफर अहमद के घर का नक्शा नहीं पास था, इसलिए उसके घर को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। जफर अहमद खुद इस घर पे नहीं रहता था। इस घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार रह रहा था। नई दिल्ली से इजो जोसेफ के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ का ये बयान। और आज जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद के करीबी पर, क्या उसे इससे जोड़कर देखा जा सकता है? अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद हालांकि उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। यानी कि दिल्ली सरकार को नए मंत्री मिल सकते हैं और नाम आ रहा है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। केजरीवाल ने नए मंत्रियों के नाम की फाइल एलजी को भेज दी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली में केजरीवाल की पहली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक की है। अब वो अपने पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद हैं। सर, बैठक में क्या रहा, क्या मुख्यमंत्री जी ने बताया है? सब डिस्कशन हुआ इसी बात पर कि आगे हमें क्या करना है। आगे हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर अरविंद के मनीष सिसोदिया जी ने या अगर ये भ्रष्टाचार किया होता, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ का हुआ, 500 करोड़ का हुआ, 1000 करोड़ का हुआ, तो आखिर वो पैसे गए कहाँ? सारे उनके दादा, चाचा, नाना, फूफा सबके यहाँ रेड कर ली, उनके गद्दे फाड़ लिए, उनकी अलमारियाँ तोड़ ली, सब कुछ देख लिया, 1 रुपया मिला नहीं। तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि वो ईमानदार पार्टी पर बेईमानी का लेवल लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए ये सारा का सारा परसेप्शन फैलाना चाहती है। ठीक है, तो कुछ इस पर भी बात हुई है कि मनीष सिसोदिया अब मंत्रिमंडल में नहीं है, तो कैसे सरकार और पार्टी चलेंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। पार्टी तो चलती रहेगी, ईमानदारी से चल रही थी, ईमानदारी से चलती रहेगी। पार्टी चलने में कोई दुराया नहीं है। पार्टी वैसे ही चलती रहेगी, दिल्ली वालों के काम वैसे ही होते रहेंगे जैसे पहले हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी विधायक जो हैं अंदर से निकल कर आ रहे हैं। एक बार इनसे समझने की कोशिश करते हैं। हाजी यूनिस हैं, मुस्तफाबाद के विधायक। सर, क्या मीटिंग में क्या रहा है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये तो आपसी एक सलाह मशवरे की मीटिंग रखी गई थी। जिस तरह से हमारे 2 मंत्रियों को बेगुनाह फंसाकर भाजपा बीजेपी, मोदी जी आम आदमी पार्टी पर जो एक ईमानदार और काम करने वाली पार्टी है, इस पे जो इल्ज़ाम आयद करना चाहते हैं बेईमानी का, और आपने देखा कोई कहता है कि 1000 करोड़ का, कोई कहता है 10,000 करोड़ का, कोई कहता है 100 करोड़ का घोटाला, लेकिन आज तक सीबीआई को 1 पैसा नहीं मिला कहीं भी। सारे गद्दे फाड़ दिए, सोफे फाड़ दिए, बैंक लॉकर सारे उन्होंने खंगाल मारे, गांव में सारा कुछ देख लिया, लेकिन 1 रुपया आज तक नहीं मिला। तो इस तरह से जो बेगुनाह और झूठा हमारे दोनों मंत्रियों को जो फंसाया गया है, इसके लिए अब हम लोग जनता के बीच में जाकर जनता को ये सारी चीज़ें बताएंगे कि हमारे लोग बेगुनाह सरासर, और जनता भी इस चीज को समझ रही है दिल्ली की। राजेश गुप्ता हमारे साथ में। क्या इस पर बात हुई है कि जो मनीष सिसोदिया अब नहीं हैं, जो 18 विभाग संभाल रहे थे, तो सरकार पार्टी कैसे चलेंगी? देखिए, मनीष सिसोदिया तो है और हर एक के दिल में है, और पार्टी बार बार ये कहती है कि अगर आप एक मनीष सिसोदिया को पकड़ोगे तो 100 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। उनकी जगह दूसरे मंत्री आए हैं, क्योंकि विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की है। मनीष सिसोदिया, कोई दो राय नहीं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जी की तरह इस पार्टी की आत्मा है, लेकिन जो काम वो कर रहे थे वो काम नहीं रुकेंगे, जोरों शोरों से होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके घर पर विधायकों की ये बैठक थी, जिसके बाद हम विधायकों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इसका सार निकला है, लबोलुआब इस बैठक का क्या रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि तमाम घोटालों के असली सरगना केजरीवाल ही हैं। इसे लेकर बीजेपी आज दिल्ली के अलग अलग 10 जगहों पर जन जागरण प्रदर्शन करती रही। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई सांसद भी अलग अलग जगहों पर जन जागरण प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कई जगहों में एक जगह आईटीओ भी है, और आईटीओ पर हो रहे जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। ये आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन हैं वो लगातार बीजेपी का चल रहा है। तकरीबन 10 जगहों पर इस तरीके के जो प्रदर्शन हैं वो लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर रामवीर सिंह बिदुड़ी, आप देख सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार जो धरने प्रदर्शन हैं वो क्यों चल रहे हैं। तो एक बार हम फिर से जो है वो कोशिश करेंगे कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनसे बात किया जाए कि आखिर लगातार जो धरने प्रदर्शन हैं वो यहाँ पर क्यों चल रहे हैं। और बीजेपी 10 जगहों पर यहाँ पर 10 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके से जो सांसद हैं
वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त ITO चौराहे पर हूँ। वीरेंद्र जी, ये क्यों प्रदर्शन हो रहा है जबकि इस्तीफा हो चुका है? देखिए, इस्तीफा हुआ है, लेकिन इस पूरे घोटाले के सूत्रधार जो है वो अरविंद केजरीवाल है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, जब मुख्यमंत्री के पास में कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है तो आप उनको कैसे जिम्मेदार मान रहे हैं? यही तो कलाकारी है अरविंद केजरीवाल की। पिछले 8 साल में उनके 6 मंत्री इस्तीफा दे गए। जितेंद्र तोमर की गारंटी लेते थे अरविंद केजरीवाल, कहते थे मैंने सारे पेपर चेक किए हैं। क्यों हटाया? उनकी तो विधायकी भी गई। संदीप सिंह को भूल गए। राशन कार्ड कांड जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, क्यों हटाया अरविंद केजरीवाल ने? असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते पकड़े गए। राजेंद्र पाल गौतम देवी देवताओं पर टिप्पणी, और ये 2 मंत्री, जिस मुख्यमंत्री के 6 मंत्री भ्रष्टाचार में इस्तीफा देके गए हो, ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार है? तो ये प्रदर्शन कब तक से दिल्ली वाले झेलते रहेंगे? ना स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मिल पा रहे हैं, ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। देखिए, जनता प्रदर्शन नहीं झेल रही, जनता तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार झेल रही है। जनता ने मैंडेट दिया था सेवा करने का, शराब की काली कमाई और घोटाले करने का मैंडेट नहीं दिया था। ये हैं वीरेंद्र सचदेवा, जो लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। बीजेपी का इधर प्रदर्शन चल रहा है और थोड़ी ही दूर पर कांग्रेस का भी प्रदर्शन चल रहा है। 2 जो मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त एक जेल में हैं, एक CBI की कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है, तो इसी के वजह से अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शो, प्लान टीवी इंडिया। और दिलचस्प ये है कि कांग्रेस भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पे है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करती रही। दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में है। मतलब कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में है, पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंबी दाढ़ी छोटी करवा ली है, बढ़े हुए बाल काट डाले हैं। राहुल गांधी का ये नया लुक कैम्ब्रिज के लिए है। तो इस नए लुक में वो लंदन में है और लंदन में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच देने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए ये बताया भी है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए तैयार हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, संबंधों, डेटा और लोकतंत्र पर मुझे विश्व के कुछ सबसे बेहतरीन लोगों से बातचीत का मौका मिलेगा।